नमस्कार, जय श्री राम, गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। मैं पंडित राजन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, फेसबुक लाइव शुरू हो गया है और चेक कर लें ज़रा अपने अपने। चेक कर लें ज़रा अपने अपने। मेरी तरफ ऑडियो भी ठीक आ रही है और वीडियो भी ठीक आ रही है, और आप लोग भी जो जुड़े हुए हैं आप तक सही आ रही है तो मुझे बता दीजिए। मैंने अपना वाला चेक कर लिया है और इसको एक दो जगह शेयर कर लेते हैं शुरू करने से पहले पहले। ऑडियो और वीडियो देख लीजिए, अगर क्लियर है तो फिर आज का हम ग्रह गोचर शुरू करेंगे। और इसको एक दो जगह शेयर कर लेते हैं शुरू करने से पहले पहले। लीजिए, इस तरफ से तो ओके हो गया, मैंने रख लिया अपने सामने ताकि आपकी कोई कमेंट्स आए तो मुझे नज़र भी आए। बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे लीना शर्मा, बहुत बहुत आशीर्वाद है। संयम शर्मा ऑल क्लियर लिख रहे हैं, ओके लिख रही हैं लीना, धन्यवाद, शुक्रिया। आइए आज अपना ग्रह गोचर का जो सिलसिला है उसे दोबारा बातचीत में लाएंगे। पूनम शर्मा जी, राम राम, हार्दिक स्वागत है। ग्रह आधीनम जगत सर्वम, कि ये जो सारा संसार है ग्रहों के अधीन है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, सो जो ब्रह्मांड से रश्मियां आती हैं, जिन पंच तत्वों का ब्रह्मांड बना हुआ है उन पंच तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों में 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं जिनका प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के रूप में पृथ्वी पर आता है, मुझ पर आता है, आप पर आता है, जीवों पर आता है, पेड़ों पर आता है, पशुओं पर आता है, 2 पायों पर आता है, चौपायों पर आता है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये हमारे वेदों में लिखा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो ये हमारी ऋषियों मुनियों की परंपरा है, जो उनकी दी हुई जानकारियां हैं उन्हें हम कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, उनके प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। इसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। ये खगोल विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है। भारत की सबसे प्राचीनतम विद्या है ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष को वेदों का चक्षु भी कहा गया है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, कि अगर आपको ज्योतिष के विषय में जानकारियां प्राप्त करनी है या वेदों के विषय में जानकारियां प्राप्त करनी है तो आपको ग्रहों, तारों और नक्षत्रों की भाषा को समझना पड़ेगा। ये देन है ऋषि पराशर की, और ये आशीर्वाद है भगवान विष्णु का, और ये लीला रची थी मां लक्ष्मी ने। जब भृगु महाराज ने विष्णु भगवान की छाती पर चरण प्रहार कर दिया तो मां लक्ष्मी ने आंखें फेर ली कि हे ब्राह्मण, आज के बाद तेरा मेरा नाता खत्म है।
तूने मेरे स्वामी को चरण प्रहार यानी कि पैर मार दिया है। आज भी अगर आप देखेंगे आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो उनकी छाती के ऊपर एक चरण बना हुआ है। जब भी आप स्नान करवाएं तो जरूर देखें। तो भृगु महाराज ने विष्णु भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु आपकी लीला का मैं पात्र हूं, आपके कहने पे मैं जो कर रहा हूं, लेकिन मां लक्ष्मी अब रूठ गई है। तो नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जाइए ऐसे शास्त्र की रचना कर दीजिए जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान एक साथ संकलित हो। तो यही मां लक्ष्मी चलकर छम छम करते हुए ब्राह्मण के घर भी आएगी। तो वही परंपरा है, ऋषि भृगु से चलकर 18 ऋषि मुनियों का एक ग्रुप बना महर्षि पराशर के नेतृत्व में, कैप्टनशिप में, और ये हमारे सामने अब वृत्त होरा पराशर शास्त्र है। तो उसी को हम पढ़ते रहते हैं, उनका प्रभाव जानने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं की एक कैलकुलेशन टेक्निक है जिसे जन्म पत्रिका कहा जाता है, जो हमारे जन्म दिन पर जन्म समय को और जन्म के स्थान को नोट करके बनाई जाती है। उस जन्म पत्री में 12 भाव बनते हैं और उन 12 भावों में 12 राशियां स्थित होती हैं और उन 12 राशियों में उस दिन के अनुसार 9 ग्रह स्थित रहते हैं। और एक अद्भुत गणित है महर्षि पराशर का, जिन्होंने फिर ये निकाला कि उन 9 ग्रहों में से हमारे जन्म पर नक्षत्र अनुसार किस ग्रह का प्रभाव शुरू होता है, जिसे कहते हैं महादशा। और उसके बाद उसका थोड़ा माइन्यूट पार्ट है अंतरदशा, और माइन्यूट पार्ट है प्रत्यंतर दशा, और माइन्यूट पार्ट है प्राण दशा, और अभी मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं इसे सूक्ष्म दशा कहते हैं। तो ये इतना जबरदस्त कैलकुलेशन सिस्टम है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। केवल भारत एक ऐसा देश है कि कोई बालक या बालिका पैदा हो, उसका डेट, टाइम और प्लेस आप पंडित जी को बता दो, वो उस दिन, जिस दिन वो पैदा हुआ होता है, उस दिन बता देंगे कि इसकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि उसी दिन सप्तम भाव नजर आ जाता है कि उसमें कोई राहु केतु तो नहीं बैठे हुए। वो उसी दिन बता देंगे ये पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसके पंचम भाव में अगर बृहस्पति नजर आ गया उच्च का, तो वो जरूर विद्वान बनेगा। और वो उसी दिन बता देते हैं कि इसकी सेहत कैसी रहेगी, कहीं छठे भाव का स्वामी तो नहीं जागा हुआ, इसकी आयु कितनी रहेगी, इसके माता पिता का क्या बनेगा अब इसके जन्म के बाद। ये विद्या केवल आपके पास है, केवल भारत के पास है। इसलिए मुझे तो पूरा गर्व है कि मैं इस महान विद्या का विद्यार्थी हूं। तो आप सब भी जो मेरे साथ जुड़ते हैं हमेशा इस लाइव में, आप सबको भी इस विद्या के बारे में धीरे धीरे जानकारियां हो रही हैं और होनी भी चाहिए। और जितना इन जानकारियों को कलेक्ट कर लेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे, उतना ही अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जा पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो याद रख लीजिए, हम चाहे नंगी आंखों से बिना टेलीस्कोप के ग्रहों को देख पाएं या ना देख पाएं, ये ग्रह हमें निरंतर देखते रहते हैं, ये याद रख लीजिए। तो आइए आप सबका स्वागत करता हूं, मैं पंडित राजन शर्मा, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सबसे नीचे मुझे कमेंट नज़र आ रहा है, प्रवीण कुमारी जी हार्दिक स्वागत, सत्यदेव शर्मा जी स्वागतम, संतोष साहा जी, मोनिका सिंह, आर कौर गिल और राजेश शर्मा, अरुण खुरमी जी, रमा ढल जी, गुलशन चावला, राजवीर सिंह, संयम शर्मा और लीना शर्मा। सो बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोग वॉचिंग में भी हैं, आपके नाम इस तरफ मुझे दिखाई दे रहे होते हैं कि आप वॉचिंग में हैं, पर मैं जब तक आपका नाम नहीं ले पाता जब तक आप कमेंट में ना आए। कई बार कोई लोग हाइड होकर भी देखना चाहते हैं।
राजीव कालिया जी स्वागत है। री शू, आपके री और शू में गैप है, री शू। हरीश कुमार जी स्वागत है। सुदर्शन वर्मा जी स्वागत है। जय श्री राम। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रह आधीनम जगत सर्वम, कि ये सारा जगत ग्रहों की रश्मियों के प्रभाव के अंडर है, अधीन है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने एक स्टोरी डाली थी कुछ दिन पहले कि 10 मई से लेकर 16 मई तक चंद्रमा का जो गोचर है वो अद्भुत है, क्योंकि पहले 2 दिन चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ, अगले 2 दिन चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ, और अब कल से अगले 2 दिन 15 और 16 तारीख चंद्रमा वृषभ राशि, मेष राशि में सूर्य के साथ। तो ये जो चंद्रमा का गोचर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर डेली प्रभाव डालता है। पहले 2 दिन चंद्र राहु का प्रभाव रहा, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस समय चंद्र शनि का प्रभाव है, जिसे विष योग कहते हैं। और अगले 2 दिन चंद्रमा जब सूर्य की तरफ जाएंगे तो उसे अमावस्या योग कहते हैं। और 16 तारीख नोट कर लीजिए, आज शुरुआत यहीं से करते हैं। 16 मई को अमावस्या योग पूर्ण हो जाएगा, जब चंद्रमा फुल ब्लैक हो जाएगा, जिसको कहते हैं नो मून डे। और उसी दिन, क्योंकि ज्येष्ठ महीने की ये अमावस है, उसी दिन नोट कर लीजिए शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि देव का प्रकट उसी दिन है। तो उस दिन का प्रयोग आप सबको पता ही है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उपाय करने के लिए करते हैं। विशेषकर जिन कुंडलियों में राहु, केतु और शनि जनित ग्रह दोष होते हैं, जैसे राहु और केतु में सभी ग्रह आ जाएं, तो नागपाश योग होता है, जिसे काल सर्प भी कहा गया है आजकल। शनि संबंधित आप सब जानते हैं, शनि की 7.5 और ढैया अभी भी सता रहे हैं कुछ लोगों को। कुंभ राशि वालों पे 7.5 है, मीन राशि वालों पे है, और मेष राशि वालों पे है 7.5। धनु पे है शनि का ढैया, सिंह पे है शनि का ढैया। तो जिन लोगों की कुंडलियों में पितृदोष, सर्पदोष 7.5, 16 मई शनि जयंती। आइए पंचांग से ही आज शुरू करते हैं। शुद्ध ज्येष्ठ अमावस शनेश्चर जयंती शनिचरी अमावस्या 16 मई को शनिवार को बनेगी। और उससे पहले सूर्य देव भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख को, जिसे ज्येष्ठ संक्रांति कहते हैं। और साथ ही बुध ग्रह भी वृष राशि में आ जाएंगे। तो अच्छे पर्व आ रहे हैं हमारे पास दान पुण्य करने के लिए। ज्येष्ठ महीने की संक्रांति है 15 मई को, और शनि देव जी की जयंती है अमावस्या पर 16 मई को। तो जेठ की जो संक्रांति होती है, इसे वृषभ संक्रांति भी कहते हैं। इसे वृषभ संक्रांति इसलिए कहते हैं कि सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं वृषभ संक्रांति। और ये जो वृष की संक्रांति है, ये भगवान नारायण को समर्पित होती है। 17 मई से लेकर नोट कर लीजिए 15 जून तक जो मास रहेगा, ये मल मास रहेगा। अधिक से अधिक विष्णु जी की भक्ति, विष्णु जी की पूजा की जाती है इसमें। मल मास है, इसके विषय में भी किसी दिन आपके साथ लंबा टॉपिक ले आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये ज्योतिष से हटकर है, भक्ति भाव के साथ है, मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ है, विष्णु जी की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने निकट के धर्म स्थान मंदिर में जरूर जाया कीजिए। वहाँ बैठे जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी, ब्राह्मण देव, उनसे अगर आप ये जानकारियाँ लें जो दान पुण्य संबंधित हैं, व्रत त्योहार पर्व संबंधित हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, हम ग्रहों, तारों, नक्षत्रों की चाल को समझकर आपके साथ साझा करते हैं। तो ज्येष्ठ संक्रांति
आपको मालूम है ये क्यों कहा जाता है जेठ का महीना? पंजाबी में कहते हैं जेठ का महीना। जेठ, जेठ हो नहीं जड़ा दियोर और जेठ वाला, वो नहीं, ज्येष्ठ महीना होता है। पंजाबी में इसको जेठ का महीना कह देते हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए, हमारे व्रत, पर्व, त्योहार, हमारी संक्रांतियां, या पंजाब में धर्म स्थानों पर मनाई जाने वाली संग्रांद, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा साहिब हो, संग्रांद मनाई जाएगी। बिना नक्षत्रों की जानकारी के आप त्योहार पर्व मना नहीं सकते। चंद्रमा जब ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश किए तो ज्येष्ठ का महीना लग गया, और अब जब कल सूर्य वृष राशि में जाएंगे तो जेठ की संक्रांत हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो जीवन है, उसका जो मूल आधार है, उसकी जो जड़ है, वो सनातन है। याद रख लीजिए बस। हमारे रूप रंग बदल सकते हैं, हमारी वेशभूषा बदल सकती है, लेकिन हमारे जीवन का जो आधार है वो सनातन ग्रंथ है, ज्योतिष शास्त्र है, उनसे निकाले हुए व्रत, पर्व, त्योहार हैं। इसलिए जेठ का महीना ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। अगर कोई नकारता है कि हम इन बातों को नहीं मानते, तो उन्हें फिर जेठ की संग्रांद वाला दिन कड़ा नहीं खाना चाहिए। बस याद रख लो, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं ग्रहों की चाल में, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। सबसे पहले नोट कर लीजिए मई के ग्रह। 15 मई को सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून तक रहेंगे वृषभ के सूर्य। 12 मई से मंगल महाराज मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 20 जून तक रहेंगे। मंगल अब अपनी ही राशि में आ गए हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में पहुंच गए हैं, यानी कि और भी ज़्यादा अग्नि तेज हो गई है। लेकिन अब ये नकारात्मक नहीं है, क्योंकि मंगल जब राहु के साथ थे या मंगल शनि के साथ थे तो वो नकारात्मक प्रभाव होता है। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि माचिस की डिब्बी आप मंदिर में रखें, खासकर जहाँ पर जोत जगाई जाती है या जहाँ हवन किया जाता है, ताकि आपका अग्नि का दान शुभ हो जाए, तो वो तब कहता हूँ जब मंगल नेगेटिव होता है। अब मंगल मेष राशि में आ गए हैं, अग्नि का प्रभाव तो अवश्य ही तेज रहेगा, लेकिन मेष राशि में मंगल उत्साहवर्धक मंगल होते हैं, अथॉरिटी होती है, और कोई ना कोई फैसला होता है फिर युद्धों का। समझ, एक तरफा हो जाएगा, ऐसा होता है फिर जब मंगल अब स्ट्रांग हो गए हैं। मंगल राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो फिर बम विस्फोट, ये वो पटाखे चलते रहते हैं। लेकिन अब नोट कर लीजिए, 12 मई से लेकर 20 जून तक का ये समय मंगल पूरी अथॉरिटी में। शुक्र ग्रह 15 मई को ही चेंज होंगे। देखिए मई की ये बातें हैं। मिथुन राशि में 8 जून तक रहेंगे। मित्र का घर है, बुध के घर में शुक्र का जाना शुभ माना जाता है। बुध ग्रह 25 मई को उदय हो जाएंगे, जो इस समय अस्त चल रहे हैं उसका भी बड़ा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर, बड़ा विपरीत प्रभाव आ रहा है। विशेषकर स्टॉक एक्सचेंज वालों को पता है, गोल्ड वालों को पता है, जो मैंने एक वीडियो डाला था आपको उथल पुथल वाला, आपको पता ही होगा। यही शुक्र जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से डाउन चल रहे हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ खराब चल रहे हैं, 29 मई को अब अपने घर में आ रहे हैं। ये नोट कर लीजिए पहले ही। 29 मई से लेकर 22 जून तक बुध ग्रह वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मिथुन राशि में एज ए स्टार चमकेंगे, ना अस्त होंगे ना वक्री। अब अवसर आएगा उन लोगों के लिए जिनको पहले लॉसेस हुए हैं, विशेषकर सट्टा मंडी से, स्टॉक एक्सचेंज से, कमीशन के कामों से, वकालत का काम भी बुध में आता है। तो अब ये बुध मई और जून 29 से शुरू हो जाएगा, आपके लिए प्रॉफिट लेके आएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 1 जून को, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश होकर उच्च हो जाएंगे, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर तक उच्च रहेंगे। वो समय होगा
जब जीवन की परेशानियां धीरे धीरे छंटनी शुरू हो जाएंगी। शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे अभी सारा साल। 7.5 का प्रभाव रहेगा कुंभ राशि वालों पर, मीन राशि वालों पर और मेष राशि वालों पर। शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा सिंह राशि और धनु राशि वालों पर। राहु महाराज 5 दिसंबर तक, नोट कर लीजिए, इस महीने में राहु, इस साल में राहु केतु भी बदलेंगे। 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि को छोड़ देंगे और केतु सिंह राशि को छोड़ देंगे। 5 दिसंबर के बाद 1.5 साल के लिए राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये है ग्रहों का गोचर। और इसमें मंगल शनि अलग अलग हो गए हैं। मंगल के बारे में मैंने आपको शायद पिछले लाइव में भी बता दिया था। बुध ग्रह मैंने अभी अभी बताया कि 29 मई को बहुत शानदार पोजीशन में आएंगे। तो अभी 29 मई में देर है, तो बुध का जो टॉपिक है 29 मई के निकट छेड़ लेंगे। आज और कल का मैंने बता दिया है आपको कि शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश 15 मई से, और अमावस्या 16 तारीख की है, शनि जयंती के दिन। और आइए अब आज का जो टॉपिक बनाते हैं इन ग्रहों में से, वो बनाते हैं देव गुरु बृहस्पति को। ठीक है। सो देव गुरु बृहस्पति की चाल 1 जून को बदलेगी। उसकी बात अब पहले ही करते हैं, बुध की बात बाद में करेंगे।